हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग। अपन ने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने फैट सोल्यूबल विटामिन कर लिए थे। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन में अपन ने ए कर लिया था, डी कर लिया था, ई कर लिया था। आज अपन के करेंगे और आज अपना फैट सोल्यूबल विटामिन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपन इनिशियली अपन थोड़ा जो रिसेंट में हमारे राजस्थान में और इंडिया में जो रिसेंट में चीज़ें चल रही हैं उसको लेके अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल अपन ने जैसे डिस्कस किया था कि जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो जयपुर में होगा और लहरिया थीम पे होगा। ये कल का अपन ने कर लिया था। फिर कॉमनवेल्थ गेम में भी जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के 4 लड़कियां और 2 लड़के बॉक्सर में गोल्ड लेके आए हैं। और अपना राजस्थान की जो अरुंधति चौधरी है वो अपना गोल्ड लेके आई है बॉक्सिंग में। और राजस्थान की एक और लड़की है जो गोल्ड लेके आई है। ऐसे करके 2 लड़कियां राजस्थान की हैं जो गोल्ड लेके आई हैं। अभी एक हमारे राजस्थान की एक और लड़की सामने आई है। एक लड़का और एक लड़की दोनों सामने आए हैं। लड़की गोल्ड लेके आई है और लड़का जो है वो ब्रॉन्ज लेके आया है। एक खुशी शर्मा है, कोटा की है, जहाँ से अरुंधति चौधरी बिलोंग करती है। वहाँ से ही खुशी शर्मा नाम से है जो कोटा से है और वो गोल्ड लेके आई है और वॉलीबॉल में लेके आई है। इंडो नेपाल वॉलीबॉल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें वो अब गोल्ड लेके आई है। खुशी शर्मा करके नाम है, कोटा से है, जहाँ से अरुंधति चौधरी बिलोंग करती है वहीं से ही है। ठीक है, और एक कॉमनवेल्थ पीस एसोसिएशन का एक आयोजन हुआ है हमारे जयपुर में अभी आयोजन हुआ है। और वो 3 लोगों के 3 उसमें इन्वॉल्व हैं जो पीस के लिए है। एक्चुअली पीस मध्यस्थता या जो रूल्स का जो पालन करते हैं उसके बिहाफ पे किया गया है उसको। और इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, एक तो रालसा इंक्लूड है, एक कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन इंक्लूड है और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंक्लूड है। समझ गए, ये 3 उसमें इंक्लूड हैं। और इसका जो किया है, जो इसका उद्घाटन किया है वो भी सीजीआई ने किया है। ठीक है, अब है कि बकरी से रिलेटेड आपने जैसे पिछली क्लासेस में सुना भी होगा। और अगर जिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो बता दूं कि बकरी से रिलेटेड सोप बन रही है हमारे राजस्थान में। पहले की न्यूज़ है ये, अभी की न्यूज़ नहीं है। कि बकरी के दूध से अपना साबुन बनेगा और शैम्पू बनेगा एंड हेयर वॉश बनेगा। ऐसे करके बकरी के दूध से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। और उसका जो स्थापन किया गया था वो पाली में स्टार्ट किया गया था। समझ गए। और एक बकरी से रिलेटेड एक उसमें जोधपुर में और था, जोधपुर में था जो ये इसको बचाने के लिए जो था ना अपना बकरी बैंक स्थापित किया गया था उस कैराकल बिल्ली को बचाने के लिए, क्योंकि वो खा जाता था। तो उस वजह से उसकी प्रजाति को बचाने के लिए बकरी को खा जाता था तो जो आसपास के जो लोग थे वो उसको मार देते थे। तो उस वजह से वो बहुत कम क्वांटिटी में हो गए थे। तो उस वजह से उनको बचाने के लिए बकरी बैंक स्थापित किया गया था जोधपुर में। तो ये दूसरी चीज़ है बकरियों से रिलेटेड। अब एक नई चीज़ और आई है बकरी से रिलेटेड, गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला। मतलब बकरी के जो सीमन है उसका स्टोर किया जाएगा और उसकी क्षमता है 2 लाख सीमन तक, 2 लाख तक। समझ गए। तो बकरियों का जो सीमन है उसका स्टोर किया जाएगा और एक लेब स्थापित की जाएगी। और जो ये गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला है ना, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी लेब स्थापित होगी। इसमें सेंटर देगा 60% जो वित्त पोषण है, जो अपना पैसों का है। तो जो वित्त पोषण है उसमें सेंटर 60 देगा और जो स्टेट है वो 40 देगा। ठीक है, और ये हो कहाँ पे रहा है, जो राजकीय पशु प्रजनन फॉर्म है रामसर अजमेर में, वहाँ पे ये स्थापित हो रहा है। ठीक है, फिर है कि हमारे एक बाड़मेर जिले के एक बरिंगा राम मेघवाल नाम से हैं, उनको राष्ट्रीय हस्तकरघा पुरस्कार मिला है। बाड़मेर जिले के हैं बरिंगा राम नाम से। तो उनको राष्ट्रीय हस्तकरघा पुरस्कार मिला है। और मिला किस चीज़ को लेके है, जो पट्टू साड़ी है उसकी बुनाई को लेके मिला है।
तो उसके बाद में अपना जनरली एक मज़दूरों को लेके 2026 में नया कानून आया है, तो उसमें अपना नियम बना है कि भाई वीक में 48 घंटे ही मजदूरी होगी। वीक में मैक्सिमम जो आवर्स कवर होंगे वो 48 आवर्स कवर होंगे, ठीक है। दूसरा एक और रूल निकाला है कि जितने भी ये सोलर प्लांट लगते हैं या फिर जो अपना पवन ऊर्जा वाले लगते हैं, जितने भी लगते हैं जो अक्षय ऊर्जा में जो जो इंक्लूड होते हैं, फिर चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे सोलर ऊर्जा हो, सोलर एनर्जी हो, तो उसमें एक रूल निकाला है कि जब भी कोई जो भी लगाएगा तो वो उसमें 10% जो भूमि का हिस्सा है वो पौधों में जाना चाहिए। बाकी भूमि आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो जितनी भूमि आपने ली है उसका 10% आपको पौधारोपण करना पड़ेगा, ताकि पोल्यूशन को मैनेज करने के पर्पज़ से, ठीक है। फिर है कि हमारा जो ऑर्गन डोनेशन है, वहाँ हमारा राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पे आया है, समझ गए। जैसे अपना भीलवाड़ा जो है, राजस्थान का जो भीलवाड़ा है वो पहले स्थान पे आया है, और दूसरे स्थान पे आया है अहमदाबाद और गुजरात। जो ऑर्गन डोनेट करते हैं ना, अपने जैसे जयपुर में है, जयपुर में एसएमएस में है ऑर्गन डोनेशन का कैंप वगैरह लगता है, और कुछ जैसे पहले से ही अपने मरने से पहले ही फॉर्म फिल करते हैं कि भाई मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूँगा, इस तरह से करके। तो जो ऑर्गन डोनेशन का जो है डिजिटली जैसे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उसमें ऑर्गन डोनेशन में जो हमारा राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पे आया है, और सेकंड स्थान पे अहमदाबाद गुजरात आया है, ठीक है। फिर है जो नेचुरल खेती करने में, मतलब सबसे कम जो अपना यूरिया वगैरह डालने में, इसमें जो नेचुरल प्राकृतिक खेती करने में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो ये हो गया हमारा जो करंट का जो चीज़ें थी वो चीज़ें हो गई हैं। अब अभी अपन एक बार दोबारा वापस से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं वापस से, कि एक तो कॉमनवेल्थ के जितने भी हैं ना, कॉमनवेल्थ के जो भी गोल्ड लेके आए, जैसे 13 गोल्ड हैं, और बाकी बचे हुए 22 में से बाकी बचे हुए सारे 7 या 8 के लमसम इतने हैं, 8-9 के लमसम 9 रजत हैं, ऐसे कुछ करके है। तो जो इसमें ब्रॉन्ज उसमें नहीं मिला है अपन को, कॉमनवेल्थ में कोई भी ब्रॉन्ज लेके नहीं आया है, गोल्ड थे और रजत था, ठीक है। तो इनके जो गोल्ड जो लेके आए थे बॉक्सिंग में, उनके सबके पर्टिकुलर नाम याद रखना। तो वो अपन ने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीट में आएंगे यहाँ से। जो कॉमनवेल्थ हो गया, एक वंदे भारत वाला हो गया, जो वंदे भारत 2.0 है, उसका जैसे अपना शुरुआत जयपुर से बिसलपुर बांध से हुआ था 25 मई को, 5 जून को ये फिनिश हुआ है, और अजमेर में बुढ़ा पुष्कर में फिनिश हुआ है, पर्यावरण दिवस के ऊपर फिनिश हुआ है, और सारे जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई की गई है, जितने भी जल स्रोत हैं उनकी, ताकि बारिश आने से पहले जैसे जून में बारिश शुरू हो जाती है, तो जितने भी बारिश आने से पहले जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सबकी सफाई की जाए, ताकि जैसे ही बारिश का पानी स्टोर होगा तो हम उसको यूज कर पाएँ अच्छे से। इसलिए तो वंदे गंगा जल अभियान 2.0 है, उससे क्वेश्चन पक्के आएंगे, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पक्के आएंगे। दैन फिर ये जो मेट्रो फेज़ 2 है, जयपुर में जो मेट्रो फेज़ 2 चल रही है, उसके भी जो प्रहलादपुरा टोडी मोड़ जो है ना लास्ट में इसका, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पक्के आएंगे, इसकी लेंथ वगैरह ये सब। आज का जो अपन ने किया था, तो आज का अपन ने एक तो कॉमनवेल्थ पीसफुल एसोसिएशन का हुआ है, जिसका आयोजन जयपुर में हुआ है, शांति मध्यस्थता इसका मेन मकसद है, CGI ने इसका उद्घाटन किया है, और इसमें तीन जो एसोसिएशन है वो इंक्लूड है उसमें। तो 3 कौन कौन से, एक तो रालसा इंक्लूड है, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंक्लूड है, और एक कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। फिर कृषि में है कि भाई अपना कृषि में कितनी सब्सिडी मिल जाएगी, उद्योगों को कितनी कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, तो 60% तक सब्सिडी मिल सकती है। फिर मज़दूरों वाली बात आई थी कि मज़दूरों को वीक में कितने घंटे जॉब करनी, कितने घंटे काम करना है, तो 48 आवर्स का फिक्स है कि भाई वीक में हर मज़दूर वीक में 48 आवर्स ही वर्क करेगा, और ये 2026 में ये नियम चेंज हुआ है अभी, ठीक है। फिर अक्षय ऊर्जा वाला था कि भाई जितने भी आप प्लांट लगा रहे हो, चाहे सोलर ऊर्जा का प्लांट है, चाहे पवन ऊर्जा का प्लांट है, चाहे कोई भी प्लांट है, तो जो भी आप प्लांट लगा रहे हो और आप भूमि को ले रहे हो, आप जैसे ज़मीन को परचेज कर रहे हो,
तो वहाँ पे आपको 10% एरिया में पौधारोपण करना पड़ेगा। जितना भी आपका एरिया है, जितना भी आपका कवरेज है, तो उस एरिया में आपको 10% आपको पौधारोपण करना ही करना पड़ेगा। फिर है कि ऑर्गन डोनेशन में, तो ऑर्गन डोनेशन में अपने देश में, भारत में राजस्थान पहले स्थान पे है, और जो सेकंड स्थान पे है वो अहमदाबाद और गुजरात, अहमदाबाद जो है गुजरात में वो है। फिर है नेचुरल कृषि करने में, प्राकृतिक कृषि करने में राजस्थान का तीसरे स्थान पे है। फिर जो बकरी से रिलेटेड है, तो बकरी का सबसे पहले तो इसका डिस्कशन हुआ था जब बकरी बैंक स्थापित किया गया था। अभी बकरी पे काफ़ी फोकस हो रहा है हमारे। तो पहले तो डिस्कशन हुआ था ये कि बकरी बैंक स्थापित किया गया था जोधपुर में, फिर उसको कैराकल बेली को बचाने के लिए। और फिर सेकंड बाद में आया था कि जो पाली में है, पाली में बकरी के दूध से साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह ये सब चीज़ें बनेंगी। ठीक है। अब तीसरी चीज़ एक और आई है कि अजमेर में जो अपना राजकीय पशु प्रजनन केंद्र है अजमेर में, वहाँ पे गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला बनेगी। एक भारत की बहुत बड़ी एक लैब बनेगी, भारत की सबसे बड़ी सीमन लैब बनेगी, जहाँ बकरी का सीमन कलेक्ट किया जाएगा, रखा जाएगा। उसका सीमन लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, और उस पर देखा जाएगा जैसे वो करके कि कौन सा बेस्ट है, कौन सी किस्म बेस्ट है उस पर। और अजमेर में, रामसर अजमेर में पशु प्रजनन केंद्र है, वहाँ पे इसका किया गया है। और जहाँ तक इसकी बात आती है कि जो वित्तीय पोषण जो है वो है 60-40 का रहेगा, जहाँ केंद्र देगा 60 और 40 राज्य देगा 40। और ये योजना कर कौन रहा है, तो जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसके तहत इस योजना का स्टार्टिंग हुआ है। तो आज का हमारा हो गया। दूसरा, खेल जगत से अगर देखें तो खेल जगत से कोटा में अरुंधति चौधरी तो पहले से थी, फिर अब खुशी शर्मा और आ गई। खुशी शर्मा वॉलीबॉल की है, अरुंधति चौधरी कोटा की है, वो अपना बॉक्सिंग की है, और ये 70 kg में खेलती है। इसका कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अरुंधति चौधरी जो है वो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक ला चुकी है, लेकिन वो कौन से वेट कैटेगरी में वो खेलती है, तो वो 70 kg वेट कैटेगरी में खेलती है। और अब कोटा की ही एक दूसरी गर्ल है जो खुशी शर्मा करके नाम है और कोटा से है, और वो वॉलीबॉल में गोल्ड लेके आई है। जो इंडो नेपाल वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप था वहाँ पे वो गोल्ड लेके आई है। तो एक तरह से कोटा वालों के लिए प्राउड की बात है ये। ठीक है। फिर है अपना जो कॉमनवेल्थ में जो ये लोग लेके आए थे गोल्ड, तो इसमें मैं कल नाम लिख के रखूँगी सारे जो भी गोल्ड लेके आए हैं ना, उनका अपन एक बार डिस्कशन करेंगे पूरा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसमें वो 2 तो बहनें हैं और 2 बाकी अलग से हैं, तो 4 लड़कियां हैं हरियाणा की और 2 लड़के हैं हरियाणा के जो बॉक्सिंग में गोल्ड लेके आए हैं। और अपने राजस्थान से अरुंधति चौधरी है ही, और एक लड़की और है अपने राजस्थान से जो गोल्ड लेके आई है। ठीक है। और एक अपना यशप्रीत चौधरी भी है, जयपुर का एक यशप्रीत चौधरी है। अवनी लेखरा तो थी पहले से जयपुर से थी, जो गोल्ड लेके आती थी, हर मैच में गोल्ड लेके आती थी अवनी लेखरा जो थी शूटिंग में। और अभी जसप्रीत चौधरी है वो कांस्य पदक लेके आया है, अभी रिसेंट में ही लेके आया है। ठीक है। वो भी जयपुर का ही है, यशप्रीत चौधरी करके है जो जयपुर का ही है। ठीक है। तो अपना ये देख लो, अपना जो करंट का है ये पोर्शन अपना हो गया है। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में अपन ए कर चुके थे, डी कर चुके थे, ई कर चुके थे, आज हम के करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन के का काम क्या है, तो जैसे ऑलमोस्ट अपन सब जानते ही हैं, विटामिन के को बोला ही एंटीकोगुलेंट बोला जाता है, रक्तस्राव प्रतिरोधी विटामिन बोला जाता है। ठीक है। तो ये ब्लीडिंग होने से बचाता है, ब्लीडिंग जो भी रक्तस्राव होता है उसको रोकता है, ब्लड का थक्का जमाता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और उसके थ्रू फिर एक लेयर बन जाती है, एक जिससे ब्लीडिंग वहीं ख़त्म हो जाती है और एक थक्का सा जम जाता है ताकि आगे ब्लीडिंग ना हो। तो मेन काम तो इसका यही है।
फिर है कि इसकी अगर कमी हो जाएगी, विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो उससे ब्लीडिंग अपना जो है रुकेगी नहीं। जैसे ही अपने छोटा सा कट लगेगा हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो एक बार अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर वो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। समझ गए? तो जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें ब्लड पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड पतला हो जाता है, तो उसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ओ सॉरी, ब्लड की कमी हो जाएगी तो थक्का नहीं जमेगा। और अधिकता से क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया जो है ना वो अधिकता से है। अधिकता से क्या होगा कि जितनी भी आरबी ब्लड सेल्स है ना वो इकट्ठी होके और साइड में हो जाएंगी, प्रॉपर उसका हो नहीं पाएगा। जैसे 3-4 ब्लड सेल्स मिलके एक जगह हो जाएंगी, तो उस वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। अब है कि इसके विटामिन के टाइप्स हैं। तो टाइप्स में जैसे है ना, जनरली अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है टाइप से तो जनरली 2 ही मानते हैं, मेन टाइप इसके 2 ही मानते हैं। एक तो फिलोक्विनोल जो विटामिन K1 है उसको अपन फिलोक्विनोल बोलते हैं, और जो विटामिन K2 है उसको अपन फ्रैंक्विनोन या मेनाक्विनोन बोलते हैं। मैन तो 2 ही मानते हैं। एक तीसरा विटामिन के का तीसरा टाइप और होता है जो एक आर्टिफिशियल विटामिन के है। आर्टिफिशियल जो अपन बेबी होता है ना, बेबी का बर्थ होता है, तो उस टाइम अपन उसको जो इंजेक्ट करते हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू अपन विटामिन के देते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल विटामिन के बोलते हैं। आर्टिफिशियल विटामिन के होगा तो उसको विटामिन K3 भी माना गया है, और उसको आर्टिफिशियल विटामिन के भी माना गया है। और इसका नाम जो इसको दिया गया है वो मेनाडियोन है। समझ गए? इसको जो नाम दिया गया है वो मेनाडियोन नाम दिया गया है। इसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नियोनेट्स होते हैं, जिनको जब होता ही है बेबी, नियोनेटल स्टेज में होता है, 2nd या 3rd डे या हाथों हाथ भी लगाते हैं, तो वो जांघ के ऊपर विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि बेबी का खुद की बॉडी, बेबी की जो अपनी बॉडी होती है वो विटामिन के बना नहीं पाती है प्रॉपरली, तो उस वजह से उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है? फिर विटामिन K1 था, उसको अपन फाइलोक्विनोन बोला था, और उसको ये मिलेगा किस में, जो पत्तेदार सब्जियां हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें सब में के भी मिलता है और पोटेशियम भी मिलता है। पोटेशियम भी अच्छा खासा अमाउंट में होता है, और यही रीज़न होता है कि जो भी अपना होता है ना, ये किडनी पेशेंट जो होते हैं, किडनी पेशेंट्स को हरी पत्तेदार सब्जियां मना करते हैं। उसका यही रीज़न होता है, बिकॉज पोटेशियम को कम करना होता है हमें। तो जैसे ही, क्योंकि उधर से अपन के बाइंड दे रहे हैं और इधर से अपन हरी पत्तेदार सब्जियां खिला रहे हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम भी अच्छा खासा होता है और विटामिन के भी अच्छा खासा होता है। तो जो फाइलोक्विनोल है वो किस में पाया जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में। और जो विटामिन K2 है, जिसको फ्रैंक्विनोन या मेनाक्विनोन भी कहते हैं, वो पाया जाएगा जो सड़ी गली मछलियाँ हैं, जितनी भी सड़ी हुई मछलियाँ वगैरह होती हैं उसमें सब में फाइलोक्विनोल पाया जाता है। ज़्यादातर अगर विटामिन के की बात करूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन के या तो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, या फिर मछलियों वगैरह में इनमें मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा जनरली अनाजों में भी थोड़ा थोड़ा होता है, दालों में भी होता है, अंडे में, दूध, मांस, इनमें भी मिल जाता है। लेकिन याद रखना, बेबी खुद से विटामिन के नहीं बना पाता है, इसीलिए बेबी की जो आते हैं, हम विटामिन के बनता कहाँ है, इंटेस्टाइन में बनता है। तो जो बेबी की इंटेस्टाइन्स होती हैं वो विटामिन के बनाने में कैपेबल नहीं होती है, तो उसी वजह से अपन उसको बर्थ के टाइम अपन उसको बाहर से आर्टिफिशियली अपन उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है? तो अपना आज अपन का फैट सोल्यूबल विटामिन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। विटामिन ए कंप्लीट अपन ने लास्ट टाइम कर दिया था, विटामिन डी कर दिया था, विटामिन ई कर दिया था, और देन आज अपन ने विटामिन के भी कर दिया है। तो सरफेस लेवल पे अगर जैसे मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो जैसे विटामिन ए है, इसको अपन इन्फेक्शन रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, रतौंधी का हटाने वाला भी कहते हैं। फिर इसको विटामिन ए को ही अपन आंसुओं का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आई साइड बढ़ाता है, तो उस वजह से इसको अपन आंसुओं का विटामिन भी बोलते हैं। फिर है कि
जो डी है, डी को अपन सनशाइन विटामिन बोलते हैं, प्रकाश का विटामिन भी बोल सकते हैं। और बच्चों में जैसे अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है, तो विटामिन डी को अपन एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। और जैसे अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो अपन ने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी आ जाती है, विटामिन डी की कमी होने से इनफर्टिलिटी भी आती है। तो जब इनफर्टिलिटी की टैबलेट देते हैं अपन तो साथ में हम विटामिन डी चेक करवाते हैं, अगर विटामिन डी कम होता है तो हम देते हैं। विटामिन ई भी दिया जाता है इनफर्टिलिटी के केस में, और विटामिन डी भी दिया जाता है इनफर्टिलिटी के केस में। चेक करते हैं अगर कम होता है तो, क्योंकि ये हार्मोनल जो विटामिन डी है ये हार्मोनल बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। विटामिन ई का भी सेम है। फिर है कि विटामिन ई को अपन ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इनफर्टिलिटी का तो है ही है। और जो विटामिन के जो अपन ने आज पढ़ा है उसको अपन, क्योंकि ये थक्का जमाता है ना, विटामिन के थक्का जमा रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी हेमरेजिक विटामिन। रक्तस्राव रोधी विटामिन तो मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि रक्तस्राव रोधी होता है इसको, विटामिन के को। जैसे अपन इनिशियली अपन स्टार्ट किए थे विटामिन के को, तो अपन ने शुरू में मैंने बोल दिया था कि इसको अपन रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो रक्तस्राव रोधी तो मैंने पहले से डिस्कस कर लिया था, पहले ही बोल दिया था आपको। तो एंटी हेमरेजिक भी इसको अपन निकनेम से बोलते हैं, ठीक है। आज अपना फैट सोल्यूबल विटामिन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन शुरू करेंगे विटामिन बी। तो सबसे पहले तो टाइप्स में विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विटामिन बी को ही बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसको जनरली टाइप्स में विटामिन B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, B5 आ जाएगा, B6 आ जाएगा, B7 आ जाएगा, B9 आ जाएगा, B12 आ जाएगा और B17 आ जाएगा, ठीक है। तो आज अपन विटामिन B1 को पढ़ेंगे। तो विटामिन बी को सबसे पहले विटामिन B1 को अपन इसकी साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, थायमीन, ठीक है। और इसका जो आविष्कार है, इसकी जो खोज है विटामिन B1 की, वो किसने की है, फंक ने की है, 1912 में की है। और इसको तैयार कैसे किया था फंक ने, जो हमारे राइस होते हैं उनके छिलके को बाहर से उतार के उसके बाद उन्होंने विटामिन B1 को प्रिपेयर किया था, ठीक है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम में ये स्थिर रहता है। और जैसे ही अपन इसको हीट में करेंगे, जैसे ही अपन कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन बी अच्छा खासा पाया जाता है, तो अगर अपन उसको गर्म करेंगे तो वो हीट के साथ में ही चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री टेम्परेचर पे अगर अपन 30 मिनट तक भी अगर उसको गर्म करेंगे तो विटामिन B1 ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब है कि इसमें अलग अलग सॉल्यूशन में जब मिलाया जाता है B1 को, जब अपन अलग अलग सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो जैसे ही अपन उसको एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, सोडियम बाइसल्फेट वाला। तो जैसे ही अपन उसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला आधा पार्ट तो इसका पिरिमिडीन चेन में चला जाएगा, और जो सेकंड आधा पार्ट है वो चला जाएगा थाइजोल रिंग में, समझ गए। तो जैसे ही अपन थियामीन को या विटामिन B1 जिसको बोलते हैं उसको अपन एसिडिक मीडियम में मिलाएंगे तो ये सोडियम बाइसल्फेट के घोल में मिल जाएगा और इसके अणु 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक पिरिमिडीन रिंग में डिवाइड हो जाएगा और दूसरा वाला थाइजोल रिंग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको बेसिक मीडियम में मिलाएंगे, बेसिक मीडियम इन द सेंस पोटेशियम फेरिसाइनेट में, तो जैसे ही पोटेशियम फेरिसाइनेट में इसको अपन मिलाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके थियोक्रोम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में भी अपन ने देख लिया है और बेसिक मीडियम में भी विटामिन B1 का रिएक्शन देख लिया है, ठीक है। अब है कि इसका विटामिन B1 का काम क्या है। तो काम इसका मेनली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में करेगा, फिर डाइजेशन में हेल्प करेगा, नसों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, DNA और RNA के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और ओवरऑल अपन अगर देखें तो बॉडी की एक्टिविटी को ही बढ़ाता है। विटामिन B1 जो होता है वो नसों के लिए बहुत अच्छा होता है, नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे इसको अपन ना दूसरा नाम इसका एंटी न्यूरिटिक या एन्यूरिज्म भी कहते हैं। विटामिन B1 को इसका जो सेकंड नाम इसका एंटी न्यूरिटिक या एन्यूरिज्म भी कहते हैं।
एंटी न्यूरोटिक इन द सेंस कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नसें एकदम कमज़ोर हो जाएंगी, याददाश्त चली जाएगी, नसें कमज़ोर हो जाएंगी और पैरों में सुन्न रहना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको अपन दूसरे नाम से ड्राई बेरी बेरी भी बोलते हैं। अगर अपन आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जब इसके विटामिन B1 के टाइप्स पढ़ेंगे तब अपन आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको एंटी न्यूरोटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नसों को कमज़ोर बना देता है। जैसे ही विटामिन B1 की कमी हो जाएगी नसें कमज़ोर हो जाएंगी, मेमोरी पावर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि B12 भी मेमोरी पावर को कम करता है लेकिन B1 भी करता है, ठीक है। और नसों कम पैरों के, जैसे किसी किसी पेशेंट की आपने सुना होगा, और स्पेशली जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनका आपने सुना होगा कि पैर सुन्ने सुन्ने से रहते हैं, एकदम से दर्द होता है नसों में, पैरों में, और हमेशा सुन्न सा लगा रहता है, तो उसको अपन ड्राई बेरी बेरी बोलते हैं। तो अपन जैसे डायरेक्टली अपन उसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विटामिन B1 है इसके 4 टाइप होते हैं, एक ड्राई बेरी बेरी, एक वेट बेरी बेरी, एक इन्फेंटाइल बेरी बेरी और एक वर्निकेज कोर्सकॉफ सिंड्रोम। तो जो ड्राई बेरी बेरी होती है ये एक तरह से, इसमें क्या होता है, इंसान पतला हो जाता है, एकदम दिखने में एकदम क्षीण सा रहेगा, शुष्क रहेगा, एकदम जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से क्षीण होके और ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और केवल कंकाल कंकाल बचेगा। जब दिखने में, जब अपन देखेंगे तो केवल कंकाल तंत्र बचेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। और इससे इसके लक्षण क्या क्या आएंगे कि इससे नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, पैर सुन्ने रहने लग जाएंगे और पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाएगी, समझ गए। और पेशेंट की मेमोरी लॉस भी हो जाएगा, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का भी हो जाएगा, और कभी कभी जब सीवियर लेवल पे जब विटामिन B1 की कमी होती है तो वहाँ पे फिर सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B1 का है। फिर वो विटामिन B1 का पहला टाइप है ड्राई बेरी बेरी। अब है वेट बेरी बेरी। जैसे अपन के नाम से ही पता चलता है कि भाई वेट मतलब थोड़ा गीला, तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, पानी भरने लग जाएगा, इस तरह के सिम्टम आएंगे। ड्राई बेरी बेरी में नाम से पता है सूखा, मतलब इंसान भी सूख जाता है, समझ गए। और उससे फिर नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, मेमोरी पूरी चली जाती है, और अपना जो है पेशेंट है वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह करता है, तो वो चीज़ें आएंगी। वेट बेरी बेरी में क्या होगा, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और स्वेलिंग आएगी तो इनिशियल स्टेज में पैरों में स्वेलिंग आएगी। अगर उस टाइम अपन ने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम अगर हम नहीं जेते तो वो स्वेलिंग धीरे धीरे हाथों में जाना शुरू हो जाएगी, लीवर में जाना शुरू हो जाएगी, हार्ट में जाना शुरू हो जाएगी, और एंड में जाके वो हमारे लंग्स में जाना शुरू हो जाएगी। लंग्स में पानी भरने लग जाएगा, जिससे पेशेंट को सांस आना बंद हो जाएगा, प्रॉपर्ली सांस नहीं आएगा। और उस टाइम भी अगर अपन ध्यान नहीं दिए तो वही पानी जो लंग्स में पानी भर रखा था, वही पानी हार्ट के चारों तरफ भर के और हार्ट अटैक करवा के और पेशेंट की डेथ कर देता है, ठीक है। तो ये वेट बेरी बेरी के सिम्टम आएंगे। फिर है, और जाहिर सी बात है कि अब सिम्टम की बात करेंगे तो हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, ये जनरल आएंगे। फिर है इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ये स्पेशली बेबीज़ में पाया जाता है, जो नियोनेट्स या इन्फेंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जो मदर का फीड ले रहा है उनमें मिलेगा ये, समझ गए। तो जैसे जो मदर फीड करा रही है और वो अगर प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, या ऐसी डाइट ले रही है जिसमें विटामिन B नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसी का फीड ही, उसी का मिल्क बेबी को मिल रहा है, तो बेबी में भी विटामिन B1 कम हो जाएगा। और धीरे धीरे इसमें सिम्टम क्या आएंगे, एक तो उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, फिर जो हार्ट और लीवर है उसको, उसकी जो शेप है वो बढ़ जाएगी, और बेबी दिखने में ऐसे मोटा मोटा सा, एकदम ऐसे पैरों में सूजन इस तरह का दिखेगा, और उसकी मसल्स हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी या कमज़ोर हो जाएंगी, और भूख लगना बंद हो जाएगी। और अगर तब भी अपन अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें, तो धीरे धीरे वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी। फिर है अपना चौथा जो सिम्टम था वो है वर्निकेज कोर्सकॉफ सिंड्रोम। इसमें जब विटामिन B1 या जो थायमीन है वो सीवियर लेवल पे जब कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तब ये सिम्टम आता है। और मोस्ट ऑफ ये सिम्टम आता किन में है, जो ड्रिंक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनमें ये सिम्टम मिलेगा। इनिशियली स्टेज में मेमोरी लॉस होता है,
लेकिन अगर अपन उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट ना प्रॉपर चल पाएगा, न उसकी जो आइज़ हैं वो आइज़ प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, पेशेंट प्रॉपर चल नहीं पाएगा, और जैसे चल आँखें भी देख नहीं पाएंगी प्रॉपरली, और जैसे चलेगा तो एक पैर इधर जा रहा है एक पैर उधर जा रहा है, और दिमाग प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा एकदम। उसकी मेमोरी बिल्कुल बचेगी नहीं कि मैं सुबह कहाँ था शाम को कहाँ था, ये सब चीज़ें नहीं बचेंगी। ठीक है, तो आज अपन ने विटामिन B1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, दूसरा कि इसके जो सोर्स हैं विटामिन B1 के जो सोर्स हैं, तो इनमें साबुत अनाज, दालें और अपना हरी सब्जी, मटर, चना, ये सब, और जैसे मछली का लीवर वगैरह होता है उनमें भी विटामिन B1 अच्छा खासा मिल जाता है। मेनली तो ये साबुत अनाज अगर सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें ना तो साबुत अनाज, अंडे, इनमें मिलता है। समझ गए, जो अनाज का छिलका होता है ना, ऊपर वाला जो अनाज का छिलका होता है मेन उसी में ही ये मिलता है। समझ गए, तो जैसे अपन ज़्यादा अगर चावलों को ज़्यादा धोते हैं तो उससे भी विटामिन B वॉश हो जाता है। तो उस वजह से जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या राइस को बहुत ज़्यादा पॉलिश किए हुए जो राइस जिसको बोलते हैं, अगर वो राइस लेते हैं तो उनमें भी विटामिन B1 बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो आज अपन ने B1 किया है, कल अपन B2 करेंगे और कोशिश है अपनी B3 भी कंप्लीट करने की। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।